हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th बी में प्लाज्मा झिल्ली हम पढ़ चुके हैं। उसके आज कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज नेक्स्ट पॉइंट है, इसके आज कार्यों के बारे में बात करेंगे। इसके कार्य क्या हैं प्लाज्मा झिल्ली के, उसके बारे में हम बात करते हैं। यह कोशिका के अंदर एवं बाहर अणुओं को आने और जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? जो कोशिका के अंदर और बाहर जो अणु हैं हमारे, क्या हैं? अणु को आने और जाने देती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली नंबर 1। ठीक, यह कोशिका, दूसरा पॉइंट है, यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली का ये इंपॉर्टेंट है कि ये कार्य कि यह कोशिका के जो आकार है, आकार को कौन बनाए रखती है? प्लाज्मा झिल्ली ही। यानी कि जो कोशिका के जो निश्चित आकार है उसको बनाए रखने का कार्य कौन करती है? प्लाज्मा झिल्ली। ज़्यादातर हमारी कोशिकाएं कैसी पाई जाती हैं? गोलाकार। कैसी पाई जाती हैं? गोलाकार, लंबाकार, वृत्ताकार। तो उनमें हमने देखा उनके जो आकार है, निश्चित आकार को बनाए रखने में कौन मदद करेगा? प्लाज्मा झिल्ली ही मदद करती है। ठीक, थर्ड पॉइंट है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर का आदान प्रदान यह 2 प्रकार से होता है। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो अणु हैं, अणुओं का जो आदान प्रदान है वह 2 प्रकार से होगा, विसरण और परासरण। किसके? विसरण और परासरण। विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। पहला क्या है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है कि जो अणुओं को जो कोशिका के अंदर और बाहर जाने कर देती है। और यह निश्चित आकार, किसे? कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? प्लाज्मा झिल्ली ही। और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो अंदर और बाहर का जो अणुओं का आदान प्रदान 2 प्रकार से होता है। वह किसी प्रकार से होता है? इसमें एक परासरण होता है, एक विसरण। परासरण और विसरण। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर कि विसरण होता क्या है और परासरण क्या होता है। इनमें थोड़ा डिफरेंस जानेंगे और इनके क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। विसरण क्या होता है? विसरण होता है यानी कि उच्च सांद्रता से। विसरण क्या है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वयं गमन करना। यानी कि जो द्रव है, द्रव का क्या होगा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होगा? स्वयं ही उसका गमन करेगा। यानी कि अपना आप स्वयं ही उधर चला जाएगा। ये चीज़ देखिए, ये है, यदि ये सेल है, कोशिका है, इसमें जो द्रव है, इसमें यदि ज़्यादा एक इससे दूसरी कोशिका अटैच है तो इसमें कम है, तो इसमें से दोनों को बराबर करने, जब तक ये बराबर ना हो जाएगा इसमें से इस तक द्रव स्वयं ही प्रवाहित होता रहेगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं परासरण में। परासरण क्या है? जो वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल, यानी कि विलायक, जल क्या है? विलायक है, के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। ठीक, परासरण क्या होता है? यानी कि जो वर्णात्मक जो झिल्ली होती है, झिल्ली द्वारा जो जल है यानी विलायक, आपने विलायक और विलायक के बारे में जाना होगा, उसके द्वारा जो अणु हैं, अणुओं का जो क्या है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होना। यहाँ में क्या? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होना, पर यहाँ पर इस पर स्वतः ही होगा, पर इसमें कराया जाएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट देखते हैं, यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। कैसा है? यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को क्या कर देता है? समान कर देता है। और यह भी दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। इनमें से ये दोनों ही पदार्थों की सांद्रता को क्या कर देते हैं? समान कर देते हैं। ये जब तक एक दूसरे में जाते रहेंगे, मैंने कहा जब तक इनका ये सेम लेवल तक नहीं आ जाएंगे, यानी कि दोनों ही कैसे हो जाएंगे? इनकी सांद्रता समान हो जाएगी। क्लियर? इनका प्रवाह जब तक चल जाएगा जब तक कि दोनों की समान लेवल तक नहीं हो जाएगा, यानी कि समान सांद्रता नहीं हो जाएगी। क्लियर? यह जो आपका विसरण है, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में संभव है। ठीक, यह केवल किस में पाया जाएगा? यह द्रवीय माध्यम में संभव है। यह किस में? केवल द्रवीय माध्यम में संभव है। और यह तीनों जो विसरण है, यह तीनों में पाया जाएगा। क्लियर? चौथा पॉइंट है, वह अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थों की गति करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि जो इसके अंदर जो अपनी जो इसकी जो सांद्रता में जो अंतर है,
अंतर के आधार पर ये विभिन्न पदार्थ जो हैं गति करने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। केवल इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो प्राशरण, केवल एक प्राशरण के अंदर केवल जो विलायक हैं, विलायक गति करने के लिए ही स्वतंत्र होते हैं, विलयन नहीं। विलयन नहीं, केवल क्या होते हैं, विलायक ही इसके अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक, इसके लिए क्या है, इसमें विभिन्न पदार्थ हैं, उनकी गति करने के लिए संभव होंगे उनके किसके अंतर के आधार पर, अंतर के आधार पर। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इसमें बाह्य प्राशरण और अंतःप्राशरण। बाह्य प्राशरण और अंतःप्राशरण होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या है, कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर की ओर गमन करेगा। कहाँ की ओर गमन करेगा, बाहर की तरफ। बाह्य प्राशरण, बाह्य मान बाहर, यानी कि कहाँ करेगा, बाहर की ओर। कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन, यानी कि बाहर की तरफ क्या करेगा, गमन करेगा। और अंतःप्राशरण क्या होगा, अंत माने अंतर, यानी कि कोशिका के बाहर से विलायक का अंदर की ओर गमन। ठीक, जो अंतःप्राशरण है, अंत माने अंदर, तो यहाँ में कोशिका जो बाहर है, बाहर से विलायक कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। और बाह्य प्राशरण में अंदर से कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। क्लियर। अब बात करते हैं हम सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है समपरासारी विलयन। क्या हो बोलेंगे, नंबर 1 कौन सा, समपरासारी विलयन। इसमें क्या होता है, जब कोशिका के अंदर एवं बाहर की सांद्रता समान है तो यह समपरासारी विलयन कहलाता है। क्लियर। यानी कि सम माने समान, परासारी विलयन यानी कि द्रव, यानी कि जो समपरासारी जो विलयन कब कहलाएगा, जब कोशिका के अंदर व बाहर कैसी हो, सांद्रता कैसी हो, समान हो, तो यह कैसा कहलाएगा, समपरासारी विलयन। ठीक, क्लियर। सम का मतलब समान, और जब कोशिका के अंदर और बाहर कैसी हो, सांद्रता समान होगी तो कौन सा कहलाएगा, समपरासारी विलयन। अब बात करते हैं सेकंड है अतिपराशरण दाबी। इसमें क्या होता है, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक हो, यानी कि कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है बाहर की सांद्रता से, जो बाहरी सांद्रता है उससे क्या है, अधिक है। यानी कि कोशिका इसमें की जो सांद्रता है, जो बाहर की सांद्रता है इससे क्या है, ये अधिक हो, तो कोशिका के अंदर से जल का जो बहाव है निकल जाता है। कोशिका के अंदर से जो जल का जो बाहर निकल जाता है, जो जल है क्या होगा, बाहर निकल जाए, जिससे कोशिका क्या होगी, सुकड़ जाएगी। अभी इसमें कुछ चीज़ भरी है, ये भरी हुई है तो ये फैली हुई है, इसे आकार चाहिए, आयतन चाहिए इसे। जब ये निकल जाएगा इसमें से तो ये क्या होगी, आकार इसका उतना ही कम हो जाएगा, सुकड़ने लगेगी। कोई भी चीज़ है उसमें से जब आप निकालोगे तो ये एकदम सुकड़ने लगेगी। तो यही है अतिपराशरण दाबी, यानी कि जब बाहर का क्या हो, बाहर की सांद्रता कम हो और अंदर की सांद्रता अधिक हो, तो अंदर की जब सांद्रता अधिक होगी तो वह कहाँ होएगी, बाहर की तरफ। कहाँ आएगी, बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ आएगी तो यहाँ को आयतन खाली हुआ, जगह खाली हुई तो ये क्या होगी, सुकड़ जाएगी। क्लियर। यही कहना चाह रहा है। तो इस पर क्या होगा, एक दाब लगेगा जिसके कारण ये, तो इसमें अतिपरासारी दाबी, यानी कि तो इसमें क्या होगा, जो अंदर का द्रव बाहर तरफ आएगा, जिससे कि ये जो कोशिका वे क्या हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। क्लियर। आज का लास्ट पॉइंट है अल्पपराशरण दाबी विलयन। ठीक, जब कोशिका के बाहर क्या होगा, जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम हो। जब कोशिका के बाहर की अभी बात करी हमने, जब कोशिका के बाहर की जो विलयन की जो सांद्रता वह कम हो तो कोशिका के अंदर कौन सा लगेगा, कोशिका के अंदर अंतःप्राशरण के कारण, कौन सा, अंतःप्राशरण क्या होगा, विलयन का बाहर से अंदर की तरफ जाना। अंतःप्राशरण यानी बाहर से विलयन का अंदर की तरफ जाना। अंतःप्राशरण के कारण कोशिका फूल जाएगी और वह फट जाएगी, यानी कि क्या होगा, इसमें जो द्रव है
अंतःप्राशन को क्या है मतलब जो हमें कि जो विलयन है, जो अंतःप्राशन को मतलब है कि जो विलयन है वह बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। जो कोई विलयन जो अंदर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगी, इसके लिए इसे जो जा रहा है द्रव, इसे क्या चाहिए, आयतन चाहिए। आयतन चाहिए होगा तो ये क्या होगी, फूलेगी यानी कि फैलेगी। जब फैलेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि यह फट भी जाएगी। क्या हो जाएगी, फट जाएगी। यही कहा है कि जब कोई कोशिका के बाहर के विलयन की जो सांद्रता कम हो, क्या हो, कम हो, तो कोशिका के अंदर अंतःप्राशन के कारण कोशिका का होगी कि फूल जाएगी और वह क्या होगी, जब उसे ज़्यादा ही फूल जाएगी तो वह एक समय ऐसा आएगा कि वह फट भी जाएगी। क्लियर। इसमें मैंने PDF में कुछ इमेज दी हुई है इसके बारे में, उन इमेजों को जरूर देखें और एक तरह वीडियो देखने के बाद इन पॉइंटों को उसमें PDF में भी पढ़ लें। ठीक, उसमें कुछ इमेज हैं, उनसे और थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। थैंक यू।